अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर मुबीन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ KH फार्मा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और अहमद सन्स क्लोथिंग कंपनी। मैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग और वॉशिंग के बिज़नेस में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ कराची के अंदर। और इससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, वॉशिंग, डाइंग, इन किस्म के तमाम शोबों के अंदर मैं थोड़ी बहुत अच्छी भली शुद्ध बुद्ध रखता हूँ और एक्सपीरियंस रखता हूँ। ये जो मैं कोर्स आपको आज करा रहा हूँ ये बेसिकली जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक है कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल्स ये सब चीज़ें कवर करेगा। इस कोर्स में मैं समझता हूँ कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आप अगर चाहें तो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी शोबे के अंदर। ये सिर्फ जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न नहीं रखता, बल्कि इसमें सबसे अहम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के 3-4 जो शोबे हैं जो पैटर्न मेकिंग से शुरू होते हैं, गारमेंट स्टिचिंग पे जाते हैं, फिर उसकी वॉशिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग इन्वॉल्व होती है और उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आप किसी भी शोबे के अंदर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स जो मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा वो इस किस्म का होगा कि अगर आप पूरे के पूरे तमाम शोबे भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये कोर्स आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव होगा, इसके अंदर सिर्फ मेरा इनपुट काफ़ी नहीं होगा बल्कि आपका इनपुट भी पूरा का पूरा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा इस बिज़नेस को समझने वाले कम से कम भी 100 लोग होंगे जो मुझसे 100 गुना बेहतर जानते होंगे इस कारोबार को। लेकिन मेरा ख्याल है उनमें से 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो इस मौजू पे आके बात करेंगे आपके साथ, जो बात कर सकते होंगे। और उन 100 लोगों में से भी बामुश्किल 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो आप ये समझिए कि ये बहरहाल इसके अंदर हर शोबे के अंदर जैसे किसी न किसी अहम और बड़े से बड़ी शख्सियत की यकीनन गुंजाइश मौजूद होती है, तो इस शोबे के अंदर भी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मुझसे बेहतर जानने वाले, मुझसे बेहतर बताने वाले पाकिस्तान में बहुत हैं। आपको सिर्फ मेरे साथ क्या एडवांटेज मिल रहा होगा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो दूसरे नहीं कर पा रहे। बहरहाल आप मेरी गुजारिशात को सुनिएगा और उसके ऊपर आप कहीं से मार्केट के अंदर चेक कीजिएगा कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें प्रैक्टिकल हैं, कितनी बातें आइडियलिस्टिक हैं। उसके बाद और आप अपना होमवर्क करने के बाद इस कारोबार में जिस शोबे में आप चाहें आप दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि बेसिकली जीन्स जो है वो एक ऐसा लिबास है कि जिसने पूरी दुनिया को कमोबेश तकरीबन 5 दहाइयों से अपना असीर बनाया हुआ है। ये जो 1960 की दिहाई में शुरू हुआ इटली और अमेरिका के अंदर एक फ़ैशन जीन्स पहनने का, वो अब इस वक्त सारी दुनिया में मुस्तकिल फैला हुआ है और कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये इसकी सेल्स कहीं से कम हो रही हों। इसके अंदर जिद्दतें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वॉशेज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन इसका बिज़नेस जो है कहीं भी कम होता नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इस बिज़नेस का जो पोटेंशियल है वो यकीनन आप किसी भी मुल्क के अंदर जाके किसी भी अर्बन एनवायरनमेंट में जाके देख लीजिए कि जो पहले सिर्फ यूथ पहनता था जीन्स, वो अब हर उम्र के लोग और हर जेंडर के लोग, मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब जीन्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर फॉर्मल क्लोथिंग, फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो अब बहुत कम होती जा रही है और मुस्तकिल कम हो रही है।
और जीन्स को जो अब हर कुछ दिन के बाद मार्केट एनालिस्ट ये कहते थे जी अब ये लगता है कि ये जीन्स कम हो जाएगी, वो सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। मुख्तलिफ़ जिद्दतें, मुख्तलिफ़ फ़ैशन, मुख्तलिफ़ कलर्स वो अपनी जगह लेते हैं, लेकिन जीन्स अपनी जगह बरकरार रखती है। और हर शख्स की वार्डरोब में इस वक्त, ख़ास तौर पे यूरोप अमेरिका में और ख़ास तौर पे यूथ की वार्डरोब के अंदर आपको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो नज़र आएगी उसके मलबूसात में वो जीन्स की नज़र आएगी। यहाँ पे हम लेक्चर 1 का इख्तिताम करते हैं और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर 2 का आगाज़ कर रहे हैं और ये लेक्चर जो है ख़ास तौर पे आपको जीन्स के बिज़नेस की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो आपको इससे आगाही देगा। इसके अंदर सबसे अहम काम जो है जो आपने अपने लिए सोचना है वो ये सोचना है कि किस मार्केट के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। जब हम मार्केट का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब एक सबसे अहम डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाती है कि क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट के लिए। हम फ़िलहाल अपने लेक्चर को डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि हम आपको इसकी ज़्यादातर चीज़ें बता सकें। जब आप लोकल मार्केट के अंदर आप एंटर होते हैं और उसमें अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करता है, जो यकीनन करेगा अगर आप सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट के साथ काम करेंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेज यही होता है कि आप एक्सपोर्ट की तरफ देखें। एक्सपोर्ट बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है और आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी तरह वो कम्पिटिटिव भी ज़्यादा है और उसमें गलतियों की गुंजाइश भी कम है। और जिस तरह डोमेस्टिक मार्केट में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट में वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहरहाल जो बेसिक प्रोसेसेस हैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो प्राइमरीली सेम है, चाहे आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काम करें चाहे लोकल मार्केट के लिए काम करें। तो अब हम अपने लेक्चर के अंदर इसको शुरू करते हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ज़रा सा एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं कि आप लेडीज़ के लिए काम करना चाह रहे हैं कि जेंट्स के लिए काम करना चाह रहे हैं या किड्स के लिए करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा गारमेंट्स बिकती हैं, उसके बाद लेडीज़ के लिए बिकती हैं और सबसे कम शेयर जो आता है वो जेंट्स का आता है। लेकिन जेंट्स के अंदर बहरहाल यूथ का एक शेयर, मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी मार्केट के लिए काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है किस प्राइस सेगमेंट की मार्केट के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। आप बोरी बाज़ार सदर की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं या लियाकताबाद की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं या तारिक रोड हैदरी की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं। क्लिफ्टन डिफेंस को मैं अलग से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, हालांकि वो भी एक अच्छा बड़ा मार्केट शेयर रखती है, लेकिन बहरहाल जो 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं, क्योंकि जो तारिक रोड हैदरी के लिए आप काम करेंगे वो प्राइमरीली आप डिफेंस क्लिफ्टन को भी कैटर कर रहे होंगे। लियाकताबाद की मार्केट एक अलग है, सदर की मार्केट अलग है और ये मार्केट अलग है। ये मार्केट जो है हमें किसी से भी कोई इस किस्म की हम फीलिंग नहीं रखते कि कोई सी मार्केट ख़राब है या अच्छी है, लेकिन ये सब सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि भाई आप किस प्राइस की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट होगी उतनी ज़्यादा आपको क्वालिटी केयर भी संभालना होगा और उसी हिसाब से आपने महंगी एक्सेसरीज़ भी इस्तेमाल करनी होंगी और वही आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिटरमिन करेगा कि आप किस प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे मुनासिब जो है वो ऐसी मार्केट के अंदर काम करना है जिसके अंदर आपको एडवांटेजेस हासिल, जितने ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे आप उस मार्केट के अंदर काम करेंगे। एडवांटेजेस से क्या मतलब है?
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो सदर के दुकानदारों से ज़्यादा हैं और आपसे समझते हैं कि आपको यहाँ अपनी प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होगी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसी प्राइस लेवल के ऊपर स्टार्ट लें। उसके बाद यकीनन आप हायर प्राइस की तरफ भी जा सकते हैं और उससे लोअर प्राइस की तरफ भी जा सकते हैं, ताकि आप बिगर वॉल्यूम्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले तो जब आपने मार्केट डिटरमिन कर ली और आपने ये सोच लिया कि जैसे आपने सदर की मार्केट के लिए काम करना है, जिसके अंदर आपको पास चांस रहता है कि दूसरे शहरों के होलसेलर भी आके माल ख़रीदते हैं, तो वहाँ वॉल्यूम भी अच्छा भला बड़ा वॉल्यूम होता है तारिक रोड के मुकाबले में। अब जब आपने मार्केट डिटरमिन करने के बाद अब आप आपके जो बेसिक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो आप जहन में रखिए। सबसे पहले तो है आपका फैब्रिक प्रोक्योरमेंट, कि फैब्रिक आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है पैटर्न मेकिंग, कि आप जो पैटर्न है वो किसके फॉलो कर रहे होंगे। आप आया किसी इस्टेब्लिश ब्रांड के स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेंगे या किसी फॉरेन ब्रांड के जैसे लेवाइस के पैटर्न फॉलो करेंगे, या फिर आप खुद अपना डेवलप करेंगे, खुद मार्केट रिसर्च करके, खुद लड़के लड़कियों की मेजरमेंट्स चेक करके कंप्यूटर पे ऑन करके कि भाई इसमें सही मेजरमेंट्स क्या आती हैं और क्या आइडियल मेजरमेंट हैं जिसके ऊपर मैं पैटर्न सेट करूं, उसके बाद चलूं। तो सबसे पहले आपने मार्केट्स डिटरमिन की, उसके बाद आपने फैब्रिक प्रोक्योरमेंट की तरफ आप गए, फिर आपने पैटर्न मेकिंग की तरफ तवज्जो की कि पैटर्न कौन बनाएगा। मार्केट में इस वक्त आपके पास कई आपको आउटसाइड सपोर्ट मिल जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीलांस काम करने वाले, जो पैटर्न बना देंगे आपको। उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिस काम को आप खुद घुस के करेंगे वो काम आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा, वो उस काम के अंदर आप ज़्यादा मास्टरी इख्तियार करेंगे। स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप तवज्जो करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने किस तरीके से करानी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे अहम जो दो चीज़ें मार्केट के अंदर डिसाइड करने की होती हैं वो ये होती है कि आपकी लेबर जो है वो सैलरी बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। दोनों सिस्टम के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ड्रॉबैक्स हैं। सैलरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डोल आउट करना ही पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना मिला। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं बन सकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपके जो पैसे आप डोल आउट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं और आपको जो रिटर्न में प्रोडक्शन मिलती है वो कम होती है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फ़ायदा तो ये है कि आपने पर पीस पेमेंट करनी है, कि जितनी आपने प्रोडक्शन की उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि बहरहाल उन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वर्कर के सामने नंबर ऑफ़ पीसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो क्वालिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा होता और उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्वालिटी का काम लेना हर किसी के बस का नहीं होता। तो पहले तो आपने फिर ये डिसाइड करना है कि ये अगर काम मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो किस बेसिस पे करानी है। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप पैटर्न डेवलप करने के बाद, कटिंग करने के बाद आप CMT बेसिस पे आप बाहर दे दें CMT यूनिट्स को सीने के लिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो एडवांटेजेस हैं वही मिलती हैं आपको CMT के ऊपर, और वही ड्रॉबैक्स हैं कि क्वालिटी का काम लेना एक CMT यूनिट से इतना आसान नहीं होता जितना आपके इन हाउस फैसिलिटी से लेना है। जो वर्कर्स आपके पेरोल पे मौजूद हैं वो जिस तरह आपको क्वालिटी टर्न आउट करके दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर या CMT यूनिट्स नहीं दे सकते। इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे अहम शोबा आता है वॉशिंग का, यानी कि जीन्स की जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, जीन्स के सिलने के बाद जो असल फैशन लुक जो देती है वो स्टिचिंग नहीं देती बल्कि वॉशिंग देती है। अब ऑन द एवरेज एक जीन्स जो है वो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर
जो टाइम गुजारती है उससे 4 गुना टाइम तकरीबन वो वॉशिंग फैक्ट्री के अंदर गुजरता है उसका। और उसके अंदर कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो आजकल आप फैशन फिनिशेस देखते हैं कि जीन्स के ऊपर सामने की पॉकेट्स के ऊपर शिकने पड़ी हुई हैं, या घुटनों के ऊपर से जीन्स ज़्यादा फेड हुई हुई है, या बट के ऊपर से ज़्यादा फेड हुई हुई है, या ज़्यादा और उसके थाई के लेवल पे ज़्यादा शिकने आई हुई हैं, ये सब उसके अंदर प्रोसेस की जाती हैं और ये वॉशिंग यूनिट पे की जाती हैं। जब आपका काम का लेवल, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो आप यकीनन स्टिचिंग के बाद वॉशिंग फैसिलिटी भी अपनी इन हाउस करना चाहेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं कर रहे, आपको इसी तरह जिस तरह CMT यूनिट्स काम कर रहे हैं, इस तरह प्रोफेशनल वॉशिंग यूनिट्स भी आपको काम करते मिलेंगे, और वो आपको आपके सर से ये दर्द सर दूर कर देंगे कि वॉशिंग और प्रोसेसिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग शेयर करेंगे। वॉशिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वॉशिंग इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि आप ये समझिए कि इस वक्त जीन्स का जो कॉस्टिंग बेसिस है, उसके अंदर फैब्रिक के बाद सबसे अहम हिस्सा जो है वो वॉशिंग और प्रोसेसिंग का है। फैब्रिक कॉस्ट के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो वॉशिंग और प्रोसेसिंग का है। इसके अंदर डाइंग भी इन्वॉल्व है। बाज़ औक़ात कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या फैशन फिनिशेस जो मार्केट डिमांड कर रही होती है, उसके अंदर न सिर्फ ये होता है कि उसको आपने फेड करना है, बल्कि फेड करने के बाद ज़रा सा उसको ओवरऑल एक डाइंग इफ़ेक्ट भी देना है। वॉशिंग के बाद फिनिशिंग है। अगर आप चाहें तो अपने पास फिनिशिंग करें, चाहें तो वही CMT यूनिट के ऊपर करें। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आ जाती है फिनिशिंग के बाद, उसकी पैकिंग वगैरह है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर नंबर 2 का इख्तिताम करते हैं और लेक्चर 3 की तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम इसकी जो सबसे अहम हिस्सा आता है गारमेंट का सेल बिज़नेस का, वो सेलिंग एंड मार्केटिंग का है। उसको अपने आप उसको ज़ेरे मौजू लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेक्चर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने कवर की थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वॉशिंग का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। सो मच सो कि इस वक्त गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी स्टिचिंग के शोबे में हो रही है, उससे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो वॉशिंग के शोबे में हो रही है। और जो अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो जितना ज़्यादा वॉशिंग के शोबे में है, वो दूसरे शोबों में उससे कम है। और शायद यही वजह है कि ये काम जो है वॉशिंग का और प्रोसेसिंग का जो काम है, ये वॉल्यूम वाइज और अमाउंट वाइज गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा आगे निकल चुका है। यकीनन नंबर ऑफ़ पीसेस अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा बन गया है। बहरहाल अब इसकी तरफ हम आते हैं कि जब आप गारमेंट एक स्टेज के ऊपर आप बना चुके और उसकी फिनिशिंग कर चुके, अब उसका जो सबसे अहम शोबा आता है कि आपने इसको बेचना है। आप यकीन मानिए किसी चीज़ का बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल के ज़माने में सिर्फ आप YouTube के मदद से ही आप हर चीज़ के बनाने के ऊपर जो मशीनरी इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो टेक्निक्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सब आपको पता चल जाएंगी और आप उस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ का बेचना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा अहम काम है। बेचना क्यों अहम है? बेचना इसलिए अहम है कि वो बेचना जो है वही आपके पास उसकी कॉस्ट कवर करने के लिए सारा अमाउंट वापस लेके आएगा जो आपने फर्दर प्रोडक्शन करनी है, और दैट विल क्रिएट एनफ प्रॉफिट। कि उसके अंदर जब आप एनफ प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे
तो आप बिज़नेस को मुस्तकिल बुनियादों पे कर नहीं सकेंगे। तो इसमें सबसे अहम चीज़, जब बिज़नेस इसका गारमेंट जो आपने बना ली उनको बेचने का है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किन टर्म्स पे बिक रही है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, गारमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को चीज़ पीछे करती है, जो रोकती है, वो है कि आपको होलसेलर से पैसे टाइम पे नहीं मिलते, क्योंकि होलसेलर भी आगे माल बेच के ही पैसे देना चाहता है, तो इसलिए आपका हाथ रुकता है। तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि आप अपने सेलिंग पॉइंट खुद बनाएं। अगर सेल आपके हाथ में होगी तो फिर आपको अपनी पसंद का काम करने के लिए काम कराने वाले, काम करने वाले दोनों दस्तयाब होंगे। तो इस स्टेज के ऊपर जितनी ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे कि आपने गारमेंट बेचनी कहाँ है, आप कौन सी होलसेल मार्केट में, कौन सा रिटेल, आप होलसेल आउटलेट बना रहे हैं कि रिटेल आउटलेट बना रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे अच्छी अप्रोच यही रहती है कि सेल आपके अपने हाथ में हो। अब इसके लिए यकीनन चलती हुई मार्केट्स के अंदर एक अच्छी जगह पे दुकान हासिल करना हर किसी के बस का नहीं है, तो आपको वो टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी जिन टर्म्स के ऊपर आप ये काम खुद कर सकें, अगर आप ये काम खुद करना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट के साथ काम करना चाह रहे हैं, किसी मार्केटर के साथ, तो फबेहा आप बिल्कुल बड़े शौक़ से कीजिए, उसके अंदर भी काफ़ी गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है और आपको यकीनन कामयाबी उसमें भी मिल सकती है। ये जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के शोबे हैं, इसके अंदर सबसे अहम जो लोग मिलते हैं आपको, वो बहरहाल इस जो एग्जिस्टिंग मार्केट के सेल्समैन होते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे मशवरे भी दे सकते हैं और आपको आपके साथ बेहतर आगे चल भी सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनके साथ एक रेपो डेवलप कर सकें। इसके लिए सबसे अहम चीज़ बहरहाल एक इमेज बिल्डिंग का होता है कि आप उस मार्केट के अंदर जाके अपना इमेज बनाइए और उसके अंदर आपकी जो रेपुटेशन पहले दिन से डेवलप होनी शुरू हो, वो ये हो कि आप माल सही भी लेके आते हैं, सही बनाते भी हैं और आपकी जो टर्म्स हैं वो भी बिल्कुल सही, ऑनेस्ट, फेयर टर्म्स होती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं होती और उसके अंदर आप तैयार रहते हैं कि आप मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टर्म्स के अंदर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े वो भी आप कर सकते हैं। आप जहन में रखिए कि कम से कम 60 डेज़ का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जब आप दूसरे होलसेलर के साथ काम करते हैं। 60 डेज़ का क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि जब पहला माल जो आपने कंसाइनमेंट बनाई है, इसकी पेमेंट आज से 2 महीने के बाद उम्मीद है कि आपके हाथ में आएगी रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ। लेकिन किसी स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और मैं ये 60 डेज़ का मैं क्रेडिट नहीं संभाल सकता, आपको कपड़ा ख़रीदना पड़ जाता है और आगे प्रोडक्शन के लिए, तो हो सकता है आप अपनी टर्म्स के अंदर कुछ नरमी ले आएँ और आप अपने होलसेल पार्टनर से कहें कि अभी तुम मुझे इतनी पेमेंट इतने जल्दी दे दो कि मैं उसके लिए मैं तुम्हें एक इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो वो है डिस्काउंट की, वो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। ये भी मुमकिन है। इस शोबे के अंदर सबसे अहम चीज़ बहरहाल मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो उस शख्स का वो भी है कि जो होलसेलर है वो कितना माल बेचने की सलाहियत रखता है, वो आपके साथ है। अब मार्केट में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन शख्स है जो सबसे ज़्यादा माल भी बेच रहा है और अपनी टर्म्स के अंदर और अपने मामलात के अंदर आप नए लोगों के साथ वो चलने को भी तैयार है। ये बहरहाल आपको जाके मार्केट में जाके खड़े होके पहले दिन नहीं पता चल जाएगा। आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आपको अच्छे लोगों से वास्ता फ़ौरन मिल जाएगा और आपको अच्छे लोग दस्तयाब हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जब आप मार्केट में काम करने खड़े होंगे तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि कुछ लोग यहाँ आपको धोखेबाज भी मिलेंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट भी मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हाथ पकड़ के सही मशवरे दें। इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं हर
किस्म के कारोबार का, ख़ास तौर पे उस कारोबार का जिसमें आप नए हैं। यहाँ पे अपने हम लेक्चर नंबर 3 का इख्तिताम करते हैं और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब तक हम अपने लेक्चर्स में जीन्स बिज़नेस के अंदर हम कवर कर चुके हैं कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और उसके बाद हम उसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और अहम शोबे की तरफ कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। आप ये समझिए कि अगर आप सिर्फ 600 पीस पर डे की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टारगेट बना रहे हैं कि 600 पीस हम सिर्फ डेली बनाएंगे जीन्स के और उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए तकरीबन माहाना रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की होंगी। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है और यकीनन कुछ काफ़ी लोगों की दस्तरस से बाहर होगा ये, लेकिन यकीनन आप इसके 25%, 20% के ऊपर भी काम कर सकते हैं। होगा क्या कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। जितने कम वॉल्यूम पे आप काम करेंगे उसकी कॉस्ट पर पीस बढ़ेगी, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ते जाएंगे आपके। तो आप इस हिसाब से चलिए कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपने माल फैलाना है और आप तकरीबन सिर्फ 600 पीस पर डे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई, जो आपकी फैब्रिक ख़रीदने के लिए, उसकी एलाइड जितने भी एक्सेसरीज़ हैं, धागा, ज़िपर, पॉकेटिंग फैब्रिक, ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए, वॉशिंग का बिल अदा करने के लिए और अपने वर्कर्स को जो गारमेंट सिएंगे, चाहे आपके वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो चाहे वो सैलरीड लेबर हो, उनको जो पेमेंट आपने करनी होगी वो तकरीबन इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है। यकीनन डोमेस्टिक मार्केट के लिए 600 पीस बेचना भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है और मेरा ख्याल है कि शायद लिवाइज और स्टोन एज के अलावा कोई दूसरा इतना वॉल्यूम टच नहीं करता होगा जीन्स के अंदर। तो आप इसको ट्रिम डाउन कर सकते हैं कि भाई मैंने इसमें 20% के ऊपर ही काम करना है, उसके अंदर वो 20% वॉल्यूम मेरे लिए बहुत है। तो जब आप 1 महीने की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास 4 महीने का वर्किंग कैपिटल तो हो, ताकि आपका जब तक पहले महीने का वर्किंग कैपिटल पूरा माल बन के बिक के पैसा वापस आने की पोजीशन में बने, तो उस वक्त तक आप काम करते रहें। तकरीबन 4 महीने के अंदर आप समझें आपका पैसा वापस आना चाहिए, अगर आप इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। लोकल मार्केट के अंदर लोग कहते ये हैं कि कैपिटल जो है 3 दफ़ा घूम जाए अगर, तो आप आसमान छू रहे होंगे, आप छलांगे मार रहे होंगे। अगर 3 दफ़ा साल में आपका कैपिटल घूम जाता है, तो आप अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे वो इस हिसाब से निकालेंगे कि मैंने 1 महीने में कितनी पीसेस बनाने और वो फिर कितने महीने तक मेरे पास 4 महीने की प्रोडक्शन के उसको करने के पैसे होने चाहिए। ये बहरहाल हर कारोबार के अंदर ये सबसे अहम शोबे होते हैं, कैपिटल अरेंजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेलिंग। इस जब हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में रहना चाहिए कि हमें यकीनन कुछ मार्केट से उधार भी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले दिन अगर आप उधार लेने की बातें करेंगे तो आप ना अपना रेपुटेशन बनाएंगे, ना आप अच्छे रेट ले सकेंगे। पहले दिन से बहुत मुनासिब अप्रोच ये होती है कि पहले आप कैश पे बाइंग शुरू करें ताकि आपको लोएस्ट पॉसिबल रेट्स मिलें। जब लोएस्ट पॉसिबल रेट्स आपको मिलेंगे
तो आपके पास एडवांटेज ये होगा कि आपके पास एक यार्ड स्टिक हमेशा मौजूद रहेगी कि आपने किस प्राइस पे माल ख़रीदना है। यकीनन इसके अंदर भी लोग गलतियां करेंगे कि कैश बाइंग के अंदर भी वो महंगे दामों माल ख़रीद रहे होंगे, अगर से मुनासिब तजुर्बा नहीं रख रहे होंगे और मुनासिब ट्रेडर्स के पास जाके वो डील नहीं कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें आपको मार्केट में आप खड़े होंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रेडर ए जो है वो अपनी डीलिंग के अंदर कितना ऑनेस्ट है। मैं इससे जाके कपड़ा ख़रीदता हूँ तो ये मुझे कितने सही प्राइस पे ऑफ़र करता है। इसी तरीके से आप ट्रेडर बी को जज करेंगे, सी को जज करेंगे, डी को जज करेंगे, और पहले दिन आप सबको जज नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे आप बिज़नेस कंसाइनमेंट ख़रीदने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैं किस किस से काम करना है, कौन अपनी बात के अंदर सही रहता है, कौन सही माल सप्लाई सही प्राइस पे देता है। तो जब आपने इस हिसाब से अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग कर ली कि मैंने एक इतने वॉल्यूम का काम करना है, इतने महीने के अंदर मेरे पैसे वापस आने शुरू होंगे, इस हिसाब से जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने वर्किंग कैपिटल को, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 600 पीस के बजाय सिर्फ 150 पीस का काम करना है, तो यकीनन ये रिक्वायरमेंट खुद ब खुद आपकी 22 लाख रुपए महीने पे आ गई, तकरीबन 22-25 लाख रुपए पे। तो 22-25 लाख रुपए आपको हर महीने चाहिए। ये 4 महीने तक आपके पास इतने रुपए होने चाहिए ताकि जब आपका मार्केट से पैसा वापस आना शुरू हो तो फिर आप उसी पैसे से उसको रोलिंग करना शुरू करें। बहुत मुनासिब रहेगा कि आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज जो हों इससे ज़्यादा हों। हर किस्म के नए कारोबार में, चाहे आप जीन्स का काम करें चाहे दूसरा काम करें, बहुत अच्छी अप्रोच ये रहती है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप शुरू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 33 लाख जो है वो इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जब अच्छे खुश आइंद चीज़ें नज़र आनी शुरू हों, कुछ आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके अंदर मार्केट, इस लाइन के अंदर चार्म है, जैसा मैं सोच रहा था, जैसा लोगों ने मुझे गाइड किया था वो चीज़ मौजूद है, तो उसके बाद फिर आप और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। तो ये चीज़ आप जहन में मद्देनज़र रखें कि मैंने काम चाहे 4 करोड़ का करना है और मेरे पास है मौजूद 8, 10, 12 करोड़, तो लेकिन आप काम उतने ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जितनी आप फ़ौरन कर सकें कि अगर खुदा न खास्ता बिज़नेस आपका फेल होता है तो आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। कैपिटल भले टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल आना जाना है, कैपिटल आनी जानी चीज़ है, पैसे आने जाने हैं, आज किसी के पास हैं तो आज दूसरे के पास हैं, लेकिन हिम्मत आपके पास जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा अपना काम करने की हिम्मत और नया काम करने की हिम्मत, ये दोनों बड़ी अहम हिम्मतें हैं जो आपको चाहिए। एक तो अपना काम करने की हिम्मत और दूसरा नया काम करने की हिम्मत। तो कैपिटल हमेशा उतना इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप कि टोटल जो आपकी पोटेंशियल है उसके 1/3 से ऊपर ना हो। बहुत बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना 50% कैपिटल इन्वेस्ट कर दें। ये सबसे ऐसी चीज़ है जो आपको हर किस्म के कारोबार के अंदर, चाहे आप वो प्लास्टिक का काम करें, चाहे गारमेंट्स का काम करें, चाहे जीन्स का काम करें, चाहे आप गाड़ियों का काम करें, हर किस्म के काम में नया काम करने के लिए ये मशवरा हमेशा जहन में रखिए कि मैंने कैपिटल जो है वो सारा का सारा पहले दिन इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर नंबर 4 का अख्तिताम करता हूँ और अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ जब चलेंगे तो उसके अंदर हम आपको दूसरे शोबों के मुतालिक बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम कवर करेंगे कि क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के ज़रिए ही काम करें।
आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कतन ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी कामयाबी की मिसालें मौजूद हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, जो बग़ैर दुकानों के काम कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सेल के लिए आपके पास जो एवेन्यूज़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा लुक्रेटिव भी बन जाते हैं बाज़ औक़ात कि आप बहुत कम कैपिटल के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरत होती है एक प्रॉपर इमेज बिल्डिंग की थ्रू ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपका इमेज कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की जो आजकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो फोरम्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और इस किस्म की नौइयत की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होती हैं कि एक अमेज़ॉन जैसा कारोबार भी किया जा सकता है। जिस लेवल पे अमेज़ॉन ने किया, वो यकीनन आपके इल्म में होगा कि अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन सेल के बेसिस के ऊपर ही खड़ी होनी शुरू हुई कंपनी, और आज बड़े से बड़े रिटेलर्स को ऊपर उनसे ज़्यादा सेलें पहुंच चुकी हैं उनकी। अलीबाबा एक्सप्रेस भी है आपके सामने, चाइना की, जिनकी एक दिन की ऑनलाइन सेल जो कर क्रिसमस के मौके पे वो सेल लगाते हैं तो वो $1 बिलियन क्रॉस कर देती है। और उन्हीं के शोबे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में आपको दराज पीके वगैरह जो है वो आपकी हेल्पफुल हैं, जिसके ज़रिए आप अपना माल ऑनलाइन सेल के अंदर आप बेच सकते हैं। इसके अंदर जितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वेबसाइट अच्छी होना और आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑन कंप्यूटर अच्छी होना, और आपका इमेज बिल्डिंग के साथ साथ आपका जो सोशल मीडिया के जो दूसरे फोरम हैं, जो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ बनते हैं, जो दूसरे लोग आपका जिक्र करते हैं जिस तरीके से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप चाहें तो होलसेल और रिटेल मार्केट के ज़रिए भी आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आसान है इस वक्त का काम करने का तरीका, वो ऑनलाइन सेल का है। उसके अंदर आपको ऐसी प्रोफेशनल कंपनीज़ मिल जाएंगी जो फेसबुक के ज़रिए आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही होंगी, और ऐसी कंपनीज़ भी मिल जाएंगी जो आपकी लिमिटेड प्रोडक्शन को अपने वेयर हाउसेस पे रख के आपका माल दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगी। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिस पे उस पर दुनिया भर से लोग कांटेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में भी बिक सकती हैं आपके पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो इस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए अगर आपके पास सरमाए की कमी है तो, और सरमाया अगर है भी तो आप इस तरफ तवज्जो दे सकते हैं और आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन सेल की, के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छी सेलें कर पाते हैं। जितने लेडीज़ ब्रांडेड वेयर्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी इनके सेल वॉल्यूम मिलता है जब इनका नया कलेक्शन लॉन्च होता है, समर का या विंटर का। इस तरीके से जब भी ये अनाउंस करते हैं, ऑनलाइन सेल के ज़रिए ये आधा माल बेच चुके होते हैं। उसके लिए बहरहाल इमेज बिल्डिंग जो है वो कंप्यूटर पे वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और उसके लिए प्रोफेशनल कंपनीज़ आपको हेल्प आउट कर देंगी। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको इस तरीके से डाटा क्लोज करके और आपकी प्रोडक्ट मार्केट करती हैं कि आप ये कहें कि यार डिफेंस में एक ऐसा लोग जो फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 4 में रहते हों और ये वाला पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हों, सिर्फ उन तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, ये भी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से जीन्स का भी बिल्कुल आप बड़े इत्मीनान के साथ आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह सेग्रीगेशन हो जाएगी कि जी वो 18 साल से लेके से 25 साल तक के लड़के जो हैं
जो 2,000 रुपये से ऊपर की जीन्स खरीद सकते हैं, उनको सिर्फ मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया की जो एक से एक के बाद एक नई फोरम डेवलप होता रहता है, उसके साथ अब्रेस्ट रहिए और मार्केट के अंदर आप इन रहिए इन चीज़ों के अंदर, और आप खुद देखेंगे कि ये सोशल मीडिया की जितनी साइट्स हैं, जितनी वो हैं, ये आपके बिज़नेस को, ऑनलाइन सेल को कितनी बढ़ाने में कितना अहम रोल अदा करती हैं। अब इसके ऊपर मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, और आप इसकी तरफ तवज्जो करेंगे कि मैं जीन्स बिज़नेस की तरफ जाऊँ। मैं इसके अंदर मैं आपको आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत रिज़्क़ हलाल कमाने की है, और आपकी नीयत ये है कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमा के अपने ख़ानदान के, अपने मुतल्लिक़ीन की ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीली लानी है, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते रहेगा। और आपको हर जो भी कारोबार आप करना चाहें, उसके अंदर आप अपनी नीयत ये रखिए कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल करने, तो आप यकीन मानिए आपका वो कारोबार यकीनन तरक्की करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लेक्चर सीरीज़ जो थी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग पे, वो तो इख्तिताम पज़ीर हुई, और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी आपको कारोबार अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, अगर आप जीन्स के कारोबार में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहूँगा और आपको एक छोटा सा मशवरा भी देना चाहूँगा कि देखिए, कारोबार में यकीनन बड़ी बरकत है, और कारोबार बड़े अच्छे तरीके से ज़्यादातर लोगों के मसाइल हल करते हैं। लेकिन जब आप अपना कारोबार करने की तरफ तवज्जो करते हैं, जब आप हिम्मत करते हैं कि मैं अपना कारोबार करूं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी के अलावा, फाइनेंस के अलावा, किस्मत के अलावा जो है ना, वो आपकी नीयत का दखल है। आपकी नीयत क्या है कारोबार करने की? अगर आपकी नीयत रिज़्क़ हलाल कमाने की है, अगर आपकी नीयत ये है कि मैं इस कारोबार के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल करूं, मेरे ख़ानदान के, मेरे बच्चों के, मेरे मुतल्लिक़ीन के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हल हों और अच्छे तरीके से हों रिज़्क़ हलाल से, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी नाकाम नहीं रहेंगे, और आपके लिए अल्लाह ताला दरवाज़े खोलते रहेंगे। आप नीयत अच्छी रखिए कारोबार करने की, आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल कीजिए, सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट्स रखिए अपने साथ, और पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए। आप देखिएगा खुद ब खुद आपके लिए दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। मैंने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा जिनकी नीयत सही थी, उनको कभी नुकसान नहीं हुए। ऐसे कारोबारी लोग मैंने देखे कि जिनके कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए, लेकिन वो अपने पास एक पर्चा लेके बैठे रहे कि मैंने किस के कितने रुपए देने हैं, क्योंकि उसकी नीयत थी देने की। और वो कारोबार इतने बड़े हो गए कि मैं आपको आज बता नहीं सकता। मैं मुनासिब नहीं है कि मैं नाम लूँ एक इदारे का। जब वो बैंकरप्ट हो गए तो मैं उनके पास गया, मेरे कुछ रुपए निकलते थे उनकी तरफ। कह लगे ये मंसूर मेरे पास पर्चा लिखा हुआ है, तुम्हारे मैंने इतने रुपए देने, इस वक्त मेरी पोजीशन नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। 6 महीने 8 महीने लगे उनको, उन्होंने मेरी अदायगी की, और आज वो 25,000 जीन्स पर डे एक्सपोर्ट करते हैं। 25,000 जीन्स पर डे, ये वॉल्यूम है। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ नीयत का फल है और कुछ भी नहीं। आप नीयत अच्छी रखिए और देखिए अल्लाह ताला किस तरह आपके लिए रास्ते खोलता है।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम लोग अंदाज़ा कर पाते हैं कि वो जिन हालात में हैं, जिस सिचुएशन में हैं और अल्लाह ताला की जिन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको हासिल करने में उनका अपना रोल क्या है। यकीन मानिए जो कुछ है और जो कुछ है हमारे पास और जो नेमतें हैं हमारे पास, ये अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ है, अल्लाह ताला का एक डिसीजन है कि आप किस घर में पैदा हुए। उस घर में पैदा होने की वजह से अल्लाह ताला ने आपको वो माहौल अता किया जिसकी वजह से आपने एक ज़िंदगी में कितना अच्छा मुकाम हासिल किया। और कुरान पाक की जो आयत है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, वो इतनी बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात की कि जितना आप शुक्र करेंगे उतना ज़्यादा मैं तुम्हें देता रहूँगा, जितना ज़्यादा शुक्र करोगे उतना और दूंगा मैं तुम्हें। और ये सारा का सारा जो है ये शुक्र का वो है। और इसका तो मामूली सा जो मज़दाक हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको जो कुछ हासिल है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करें। चाहे आपके पास ये दुनियावी दौलत है, चाहे आपके पास इल्म की दौलत है, चाहे आपके पास अपने तजुर्बे की दौलत है, ये जितना आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह ताला इसके अंदर और आपको बेहतर से बेहतर देता रहेगा। और आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपका ये आया हुआ दिन आपके गुज़रे हुए दिन से ख़राब है। हर स्टेज के ऊपर आपको ये लगेगा कि आपका ये आज का दिन मेरे गुज़रे हुए दिन से बेहतर है और मेरा इंशाअल्लाह आगे आने वाला दिन मेरे इस दिन से भी और बेहतर रहे। इसके लिए बहुत मामूली सा आपने एक काम करना है कि आप जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको आप शेयर कीजिए। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ किस तरीके से अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा होता है और हम दुनिया के कितने अच्छे अच्छे मुकामात के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी नेमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होते हैं और हम हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। यकीन मानिए कि हमारा इसमें इन नेमतों के हासिल होने में इनसे उसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं होता। ये अल्लाह ताला का महज लुत्फ़ करम होता है कि हमको वो ऐसे स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे हम इन चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और उसका हम कमा को शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये समझ रहे होते हैं कि हम अपने से दूसरे को ही कंपेयर कर रहे होते हैं कि दूसरा हमसे कितना बरतर है। हालांकि हम ये अंदाज़ा नहीं कर रहे होते कि वो किन किन तकलीफ़ों में गुज़र रहा है, किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, उसके ख़ानदान में, उसके घर में क्या तकलीफ़ें हैं। हम सिर्फ उसी को देख के हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, हम कमतर हालत में हैं, ये ज़्यादा बेहतर हालात में है। हमारा मुल्क तकरीबन 22 करोड़ अफराद पे है। यकीन मानिए 2,20,000 अफराद भी नहीं होंगे जो आपसे अच्छे रह रहे होंगे। और ये भी हम उन लोगों को गिन रहे हैं जिनके पास आपसे बड़ा घर या आपसे बड़ी गाड़ी है। आपको नहीं मालूम किसके बच्चे के साथ अल्लाह ताला ने कैंसर की शिकायत लगा दी है, किसके बहन के साथ क्या मामला हो चुका है, किसके माँ बाप किस अज़ियत में रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम होता। कौन शख्स जो है जो आपको अपनी बड़ी गाड़ी और बड़े घर में नज़र आ रहा है, वो बेचारा अपने पेट में कौन सी बीमारी लिए फिर रहा है, हमें नहीं मालूम। तो मेरा मशवरा यही है हर एक को कि आपको जो नेमत मैसर है उसको आप शेयर करना शुरू कीजिए और आज से शेयर करना शुरू कीजिए। और आजकल के ज़माने में ये शेयरिंग जो है वो तो बहुत आसान हो गई है। हर किसी की जेब में एक टूल मौजूद है जिसमें बड़ी आसानी से आप जो चीज़, अपना जो तजुर्बा, जो इल्म आप शेयर करना चाहते हैं, मादी चीज़ों के बाद, मादी चीज़ों से पहले, वो आप बड़ी आसानी से फेसबुक पे या यूट्यूब पे बना के आप लोड कर दीजिए। बेइंतहा लोगों तक, बेइंतहा पॉपुलेशन के बड़े हिस्से तक ये खुद ब खुद पहुँच जाएगा और आपको इसका अजर मिलता रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर 2 का आगाज़ कर रहे हैं और ये लेक्चर जो है ख़ास तौर पे आपको जीन्स के बिज़नेस की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो आपको इससे आगाही देगा। इसके अंदर सबसे अहम काम जो है जो आपने अपने लिए सोचना है वो ये सोचना है कि किस मार्केट के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। जब हम मार्केट का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब एक सबसे अहम डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाती है कि क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट के लिए। हम फिलहाल अपने लेक्चर को डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि हम आपको इसकी ज़्यादातर चीज़ें बता सकें। जब आप लोकल मार्केट के अंदर आप एंटर होते हैं और उसमें अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करता है, जो यकीनन करेगा अगर आप सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट के साथ काम करेंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेज यही होता है कि आप एक्सपोर्ट की तरफ देखें। एक्सपोर्ट बहुत लिक्रेटिव फील्ड है और आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी तरह वो कम्पिटिटिव भी ज़्यादा है और उसमें गलतियों की गुंजाइश भी कम है। और जिस तरह डोमेस्टिक मार्केट में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट में वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहरहाल जो बेसिक प्रोसेसेस हैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो प्राइमरीली सेम है, चाहे आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काम करें चाहे लोकल मार्केट के लिए काम करें। तो अब हम अपने लेक्चर के अंदर इसको शुरू करते हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ज़रा सा एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं कि आप लेडीज़ के लिए काम करना चाह रहे हैं कि जेंट्स के लिए काम करना चाह रहे हैं या किड्स के लिए करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा गारमेंट्स बिकती हैं, उसके बाद लेडीज़ के लिए बिकती हैं और सबसे कम शेयर जो आता है वो जेंट्स का आता है। लेकिन जेंट्स के अंदर बहरहाल यूथ का एक शेयर, मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी मार्केट के लिए काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है किस प्राइस सेगमेंट की मार्केट के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। आप बोरी बाज़ार सदर की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं या लियाकताबाद की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं या तारिक रोड हैदरी की मार्केट के लिए काम करना चाह रहे हैं। क्लिफ्टन डिफेंस को मैं अलग से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, हालांकि वो भी एक अच्छा बड़ा मार्केट शेयर रखती है, लेकिन बहरहाल जो 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं, क्योंकि जो तारिक रोड हैदरी के लिए आप काम करेंगे वो प्राइमरीली आप डिफेंस क्लिफ्टन को भी कैटर कर रहे होंगे। लियाकताबाद की मार्केट एक अलग है, सदर की मार्केट अलग है और ये मार्केट अलग है। ये मार्केट जो है हमें किसी से भी कोई इस किस्म की हम फीलिंग नहीं रखते कि कोई सी मार्केट ख़राब है या अच्छी है, लेकिन ये सब सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि भाई आप किस प्राइस की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट होगी उतनी ज़्यादा आपको क्वालिटी केयर भी संभालना होगा और उसी हिसाब से आपने महंगी एक्सेसरीज़ भी इस्तेमाल करनी होंगी और वही आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिटरमिन करेगा कि आप किस प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे मुनासिब जो है वो ऐसी मार्केट के अंदर काम करना है जिसके अंदर आपको एडवांटेजेस हासिल, जितने ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे आप उस मार्केट के अंदर काम करेंगे। एडवांटेजेस से क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो सदर के दुकानदारों से ज़्यादा हैं और आपसे समझते हैं कि आपको यहाँ अपनी प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होगी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसी प्राइस लेवल के ऊपर स्टार्ट लें। उसके बाद यकीनन आप हायर प्राइस की तरफ भी जा सकते हैं और उससे लोअर प्राइस की तरफ भी जा सकते हैं ताकि आप बिगर वॉल्यूम्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले तो जब आपने मार्केट डिटरमिन कर ली और आपने ये सोच लिया कि जैसे आपने सदर की मार्केट के लिए काम करना है जिसके अंदर आपको पास चांस रहता है कि दूसरे शहरों के होलसेलर भी आके माल ख़रीदते हैं, तो वहाँ वॉल्यूम भी अच्छा भला बड़ा वॉल्यूम होता है तारिक रोड के मुकाबले में। अब जब आपने मार्केट डिटरमिन करने के बाद अब आप
एक आपके जो बेसिक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो आप जहन में रखिए। सबसे पहले तो है आपका फैब्रिक प्रोक्योरमेंट, कि फैब्रिक आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है पैटर्न मेकिंग, कि आप जो पैटर्न है वो किसके फॉलो कर रहे होंगे। आप आया किसी इस्टेब्लिश ब्रांड के स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेंगे, या किसी फॉरेन ब्रांड के जैसे लेवाइस के पैटर्न फॉलो करेंगे, या फिर आप खुद अपना डेवलप करेंगे, खुद मार्केट रिसर्च करके, खुद लड़के लड़कियों की मेजरमेंट्स चेक करके कंप्यूटर पे ऑन करके कि भाई इसमें सही मेजरमेंट्स क्या आती हैं और क्या आइडियल मेजरमेंट हैं जिसके ऊपर मैं पैटर्न सेट करूं, उसके बाद चलूं। तो सबसे पहले आपने मार्केट्स डिटरमिन की, उसके बाद आपने फैब्रिक प्रोक्योरमेंट की तरफ आप गए, फिर आपने पैटर्न मेकिंग की तरफ तवज्जो की कि पैटर्न कौन बनाएगा। मार्केट में इस वक्त आपके पास कई आपको आउटसाइड सपोर्ट मिल जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीलांस काम करने वाले, जो पैटर्न बना देंगे आपको। उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिस काम को आप खुद घुस के करेंगे वो काम आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा, वो उस काम के अंदर आप ज़्यादा मास्टरी इख्तियार करेंगे। स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप तवज्जो करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने किस तरीके से करानी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे अहम जो दो चीज़ें मार्केट के अंदर डिसाइड करने की होती हैं वो ये होती है कि आपकी लेबर जो है वो सैलरी बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। दोनों सिस्टम के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ड्रॉबैक्स हैं। सैलरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डोल आउट करना ही पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना मिला। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं बन सकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपके जो पैसे आप डोल आउट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं और आपको जो रिटर्न में प्रोडक्शन मिलती है वो कम होती है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फ़ायदा तो ये है कि आपने पर पीस पेमेंट करनी है, कि जितनी आपने प्रोडक्शन की उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि बहरहाल उन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वर्कर के सामने नंबर ऑफ़ पीसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो क्वालिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा होता, और उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्वालिटी का काम लेना हर किसी के बस का नहीं होता। तो पहले तो आपने फिर ये डिसाइड करना है कि ये अगर काम मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो किस बेसिस पे करानी है। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप पैटर्न डेवलप करने के बाद, कटिंग करने के बाद आप CMT बेसिस पे आप बाहर दे दें CMT यूनिट्स को सीने के लिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो एडवांटेजेस हैं वही मिलती हैं आपको CMT के ऊपर, और वही ड्रॉबैक्स हैं कि क्वालिटी का काम लेना एक CMT यूनिट से इतना आसान नहीं होता जितना आपके इन हाउस फैसिलिटी से लेना है। जो वर्कर्स आपके पेरोल पे मौजूद हैं वो जिस तरह आपको क्वालिटी टर्न आउट करके दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर या CMT यूनिट्स नहीं दे सकते। इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे अहम शोबा आता है वॉशिंग का, यानी कि जीन्स की जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, जीन्स के सिलने के बाद जो असल फैशन लुक जो देती है वो स्टिचिंग नहीं देती बल्कि वॉशिंग देती है। अब ऑन द एवरेज एक जीन्स जो है वो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो टाइम गुजारती है उससे 4 गुना टाइम तकरीबन वो वॉशिंग फैक्ट्री के अंदर गुजरता है उसका, और उसके अंदर कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो आजकल आप फैशन फिनिशेस देखते हैं कि जीन्स के ऊपर सामने की पॉकेट्स के ऊपर शिकने पड़ी हुई हैं, या घुटनों के ऊपर से जीन्स ज़्यादा फेड हुई हुई है, या बट के ऊपर से ज़्यादा फेड हुई हुई है, या ज़्यादा उसके थाई के लेवल पे ज़्यादा शिकने आई भी हैं, ये सब उसके अंदर प्रोसेस की जाती हैं और ये वॉशिंग यूनिट पे की जाती हैं। जब आपका काम का लेवल, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो आप यकीनन स्टिचिंग के बाद वॉशिंग फैसिलिटी भी अपनी इन हाउस करना चाहेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं कर रहे,
आपको इसी तरह जिस तरह CMT यूनिट्स काम कर रहे हैं, इस तरह प्रोफेशनल वॉशिंग यूनिट्स भी आपको काम करते मिलेंगे, और वो आपको आपके सर से ये दर्द सर दूर कर देंगे कि वॉशिंग और प्रोसेसिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग शेयर करेंगे। वॉशिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वॉशिंग इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि आप ये समझिए कि इस वक्त जीन्स का जो कॉस्टिंग बेसिस है उसके अंदर फैब्रिक के बाद सबसे अहम हिस्सा जो है वो वॉशिंग और प्रोसेसिंग का है। फैब्रिक कॉस्ट के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो वॉशिंग और प्रोसेसिंग का है। इसके अंदर डाइंग भी इन्वॉल्व है, बाज़ औक़ात कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या फैशन फिनिशेस जो मार्केट डिमांड कर रही होती है, उसके अंदर न सिर्फ ये होता है कि उसको आपने फेड करना है, बल्कि फेड करने के बाद ज़रा सा उसको ओवरऑल एक डाइंग इफ़ेक्ट भी देना है। वॉशिंग के बाद फिनिशिंग है। अगर आप चाहें तो अपने पास फिनिशिंग करें, चाहें तो वही CMT यूनिट के ऊपर करें। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आ जाती है फिनिशिंग के बाद, उसकी पैकिंग वगैरह है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर नंबर 2 का इख्तिताम करते हैं और लेक्चर 3 की तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम इसकी जो सबसे अहम हिस्सा आता है गारमेंट का सेल बिज़नेस का, वो सेलिंग एंड मार्केटिंग का है। उसको अपने हाथ में उसको ज़ेरे मौजू लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेक्चर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने कवर की थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वॉशिंग का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। सो मच सो कि इस वक्त गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी स्टिचिंग के शोबे में हो रही है, उससे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो वॉशिंग के शोबे में हो रही है। और जो अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो जितना ज़्यादा वॉशिंग के शोबे में है वो दूसरे शोबों में उससे कम है। और शायद यही वजह है कि ये काम जो है वॉशिंग का और प्रोसेसिंग का जो काम है, ये वॉल्यूम वाइज और अमाउंट वाइज गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा आगे निकल चुका है। यकीनन नंबर ऑफ़ पीसेस अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा बन गया है। बहरहाल अब इसकी तरफ हम आते हैं कि जब आप गारमेंट एक स्टेज के ऊपर आप बना चुके और उसकी फिनिशिंग कर चुके, अब उसका जो सबसे अहम शोबा आता है कि आपने इसको बेचना है। आप यकीन मानिए किसी चीज़ का बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल के ज़माने में सिर्फ आप YouTube के मदद से ही आप हर चीज़ के बनाने के ऊपर जो मशीनरी इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो टेक्निक्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सब आपको पता चल जाएंगी और आप उस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ का बेचना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा अहम काम है। बेचना क्यों अहम है? बेचना इसलिए अहम है कि वो बेचना जो है वही आपके पास उसकी कॉस्ट कवर करने के लिए सारा अमाउंट वापस लेके आएगा जो आपने फर्दर प्रोडक्शन करनी है, और दैट विल क्रिएट एनफ प्रॉफिट कि उसके अंदर जब आप एनफ प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे तो आप बिज़नेस को मुस्तकिल बुनियादों पे कर नहीं सकेंगे। तो इसमें सबसे अहम चीज़, जब बिज़नेस इसका गारमेंट जो आपने बना ली उनको बेचने का है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किन टर्म्स पे बिक रही है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, गारमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को चीज़ पीछे करती है, जो रोकती है, वो है कि आपको होलसेलर से पैसे टाइम पे नहीं मिलते, क्योंकि होलसेलर भी आगे माल बेच के ही पैसे देना चाहता है, तो इसलिए आपका हाथ रुकता है। तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि आप अपने सेलिंग पॉइंट खुद बनाएं। अगर सेल आपके हाथ में होगी
तो फिर आपको अपनी पसंद का काम करने के लिए काम कराने वाले, काम करने वाले दोनों दस्तयाब होंगे। तो इस स्टेज के ऊपर जितनी ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे कि आपने गारमेंट बेचनी कहाँ है, आप कौन सी होलसेल मार्केट में, कौन सा रिटेल, आप होलसेल आउटलेट बना रहे हैं कि रिटेल आउटलेट बना रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे अच्छी अप्रोच यही रहती है कि सेल आपके अपने हाथ में हो। अब इसके लिए यकीनन चलती हुई मार्केट्स के अंदर एक अच्छी जगह पे दुकान हासिल करना हर किसी के बस का नहीं है। तो आपको वो टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी जिन टर्म्स के ऊपर आप ये काम खुद कर सकें, अगर आप ये काम खुद करना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट के साथ काम करना चाह रहे हैं, किसी मार्केटर के साथ, तो फबेहा आप बिल्कुल बड़े शौक़ से कीजिए। उसके अंदर भी काफ़ी गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है और आपको यकीनन कामयाबी उसमें भी मिल सकती है। ये जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के शोबे हैं, इसके अंदर सबसे अहम जो लोग मिलते हैं आपको, वो बहरहाल इस जो एग्जिस्टिंग मार्केट के सेल्समैन होते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे मशवरे भी दे सकते हैं और आपको आपके साथ बेहतर आगे चल भी सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनके साथ एक रेपो डेवलप कर सकें। इसके लिए सबसे अहम चीज़ बहरहाल एक इमेज बिल्डिंग का होता है कि आप उस मार्केट के अंदर जाके अपना इमेज बनाइए और उसके अंदर आपकी जो रेपुटेशन पहले दिन से डेवलप होनी शुरू हो, वो ये हो कि आप माल सही भी लेके आते हैं, सही बनाते भी हैं और आपकी जो टर्म्स हैं वो भी बिल्कुल सही, ऑनेस्ट, फेयर टर्म्स होती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। और उसके अंदर आप तैयार रहते हैं कि आप मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टर्म्स के अंदर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े वो भी आप कर सकते हैं। आप जहन में रखिए कि कम से कम 60 डेज़ का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जब आप दूसरे होलसेलर के साथ काम करते हैं। 60 डेज़ का क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि जब पहला माल जो आपने कंसाइनमेंट बनाई है, इसकी पेमेंट आज से 2 महीने के बाद उम्मीद है कि आपके हाथ में आएगी रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ। लेकिन किसी स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और मैं ये 60 डेज़ का मैं क्रेडिट नहीं संभाल सकता, आपको कपड़ा ख़रीदना पड़ जाता है और आगे प्रोडक्शन के लिए, तो हो सकता है आप अपनी टर्म्स के अंदर कुछ नरमी ले आएँ और आप अपने होलसेल पार्टनर से कहें कि अभी तुम मुझे इतनी पेमेंट इतने जल्दी दे दो कि मैं उसके लिए मैं तुम्हें एक इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो वो है डिस्काउंट की, वो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। ये भी मुमकिन है। इस शोबे के अंदर सबसे अहम जो चीज़ बहरहाल मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो उस शख्स का वो भी है कि जो होलसेलर है वो कितना माल बेचने की सलाहियत रखता है, वो आपके साथ है। अब मार्केट में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन शख्स है जो सबसे ज़्यादा माल भी बेच रहा है और अपनी टर्म्स के अंदर और अपने मामलात के अंदर आप नए लोगों के साथ वो चलने को भी तैयार है। ये बहरहाल आपको जाके मार्केट में जाके खड़े होके पहले दिन नहीं पता चल जाएगा। आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आपको अच्छे लोगों से वास्ता फ़ौरन मिल जाएगा और आपको अच्छे लोग दस्तयाब हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जब आप मार्केट में काम करने खड़े होंगे तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि कुछ लोग यहाँ आपको धोखेबाज भी मिलेंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट भी मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हाथ पकड़ के सही मशवरे दें। इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं हर किस्म के कारोबार का, ख़ास तौर पे उस कारोबार का जिसमें आप नए हैं। यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 का इख्तिताम करते हैं और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब तक हम अपने लेक्चर्स में जीन्स बिज़नेस के अंदर हम कवर कर चुके हैं कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और उसके बाद हम उसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं।
अब हम आते हैं एक और अहम शोबे की तरफ कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। आप ये समझिए कि अगर आप सिर्फ 600 पीस पर डे की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टारगेट बना रहे हैं कि 600 पीस हम सिर्फ डेली बनाएंगे जीन्स के और उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए तकरीबन माहाना रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की होंगी। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है और यकीनन कुछ काफ़ी लोगों की दस्तरस से बाहर होगा ये, लेकिन यकीनन आप इसके 25%, 20% के ऊपर भी काम कर सकते हैं। होगा क्या कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। जितने कम वॉल्यूम पे आप काम करेंगे उसकी कॉस्ट पर पीस बढ़ेगी, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ते जाएंगे आपके। तो आप इस हिसाब से चलिए कि आपने अगर फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपने माल फैलाना है और आप तकरीबन सिर्फ 600 पीस पर डे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई, जो आपकी फैब्रिक ख़रीदने के लिए, उसकी एलाइड जितने भी एक्सेसरीज़ हैं, धागा, ज़िपर, पॉकेटिंग फैब्रिक, ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए, वॉशिंग का बिल अदा करने के लिए, और अपने वर्कर्स को जो गारमेंट सिएंगे, चाहे आपके वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो चाहे वो सैलरीड लेबर हो, उनको जो पेमेंट आपने करनी होगी वो तकरीबन इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है। यकीनन डोमेस्टिक मार्केट के लिए 600 पीस बेचना भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है और मेरा ख्याल है कि शायद लिवाइज और स्टोन एज के अलावा कोई दूसरा इतना वॉल्यूम टच नहीं करता होगा जीन्स के अंदर। तो आप इसको ट्रिम डाउन कर सकते हैं कि भाई मैंने इसमें 20% के ऊपर ही काम करना है, उसके अंदर वो 20% वॉल्यूम मेरे लिए बहुत है। तो जब आप 1 महीने की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास 4 महीने का वर्किंग कैपिटल तो हो, ताकि आपका जब तक पहले महीने का वर्किंग कैपिटल पूरा माल बन के बिक के पैसा वापस आने की पोजीशन में बने, तो उस वक्त तक आप काम करते रहें। तकरीबन 4 महीने के अंदर आप समझें आपका पैसा वापस आना चाहिए, अगर आप इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। लोकल मार्केट के अंदर लोग कहते ये हैं कि कैपिटल जो है 3 दफ़ा घूम जाए अगर, तो आप आसमान छू रहे होंगे, आप छलांगे मार रहे होंगे। अगर 3 दफ़ा साल में आपका कैपिटल घूम जाता है, तो आप अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे वो इस हिसाब से निकालेंगे कि मैंने 1 महीने में कितनी पीसेस बनाने, और वो फिर कितने महीने तक मेरे पास 4 महीने की प्रोडक्शन के उसको करने के पैसे होने चाहिए। ये बहरहाल हर कारोबार के अंदर ये सबसे अहम शोबे होते हैं, कैपिटल अरेंजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेलिंग। जब हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में रहना चाहिए कि हमें यकीनन कुछ मार्केट से उधार भी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले दिन अगर आप उधार लेने की बातें करेंगे तो आप ना अपना रेपुटेशन बनाएंगे, ना आप अच्छे रेट ले सकेंगे। पहले दिन से बहुत मुनासिब अप्रोच ये होती है कि पहले आप कैश पे बाइंग शुरू करें ताकि आपको लोएस्ट पॉसिबल रेट्स मिलें। जब लोएस्ट पॉसिबल रेट्स आपको मिलेंगे तो आपके पास एडवांटेज ये होगा कि आपके पास एक यार्ड स्टिक हमेशा मौजूद रहेगी कि आपने किस प्राइस पे माल ख़रीदना है। यकीनन इसके अंदर भी लोग गलतियां करेंगे कि कैश बाइंग के अंदर भी वो महंगे दामों माल ख़रीद रहे होंगे, अगर से मुनासिब तजुर्बा नहीं रख रहे होंगे और मुनासिब ट्रेडर्स के पास जाके वो डील नहीं कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें आपको मार्केट में आप खड़े होंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रेडर ए जो है वो अपनी डीलिंग के अंदर कितना ऑनेस्ट है। मैं इससे जाके कपड़ा ख़रीदता हूँ तो ये मुझे कितने सही प्राइस पे ऑफ़र करता है। इसी तरीके से आप
ट्रेडर बी को जज करेंगे, सी को जज करेंगे, डी को जज करेंगे, और पहले दिन आप सबको जज नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे आप बिज़नेस कंसाइनमेंट ख़रीदने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैं किस किस से काम करना है, कौन अपनी बात के अंदर सही रहता है, कौन सही माल सप्लाई सही प्राइस पे देता है। तो जब आपने इस हिसाब से अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग कर ली कि मैंने एक इतने वॉल्यूम का काम करना है, इतने महीने के अंदर मेरे पैसे वापस आने शुरू होंगे, इस हिसाब से जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने वर्किंग कैपिटल को, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 600 पीस के बजाय सिर्फ 150 पीस का काम करना है, तो यकीनन ये रिक्वायरमेंट खुद ब खुद आपकी 22 लाख रुपए महीने पे आ गई, तकरीबन 22-25 लाख रुपए पे। तो 22-25 लाख रुपए आपको हर महीने चाहिए। ये 4 महीने तक आपके पास इतने रुपए होने चाहिए ताकि जब आपका मार्केट से पैसा वापस आना शुरू हो तो फिर आप उसी पैसे से उसको रोलिंग करना शुरू करें। बहुत मुनासिब रहेगा कि आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज जो हों इससे ज़्यादा हों। हर किस्म के नए कारोबार में, चाहे आप जीन्स का काम करें चाहे दूसरा काम करें, बहुत अच्छी अप्रोच ये रहती है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप शुरू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 33 लाख जो है वो इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जब अच्छे खुश आइंद चीज़ें नज़र आनी शुरू हों, कुछ आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके अंदर मार्केट, इस लाइन के अंदर चार्म है, जैसा मैं सोच रहा था, जैसा लोगों ने मुझे गाइड किया था वो चीज़ मौजूद है, तो उसके बाद फिर आप और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। तो ये चीज़ आप जहन में मद्देनज़र रखें कि मैंने काम चाहे 4 करोड़ का करना है और मेरे पास है मौजूद 8, 10, 12 करोड़, तो लेकिन आप काम उतने ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जितनी आप फ़ौरन कर सकें कि अगर खुदा न खास्ता बिज़नेस आपका फेल होता है तो आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। कैपिटल भले टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल आना जाना है, कैपिटल आनी जानी चीज़ है, पैसे आने जाने हैं, आज किसी के पास हैं तो आज दूसरे के पास हैं, लेकिन हिम्मत आपके पास जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा अपना काम करने की हिम्मत और नया काम करने की हिम्मत, ये दोनों बड़ी अहम हिम्मतें हैं जो आपको चाहिए। एक तो अपना काम करने की हिम्मत और दूसरा नया काम करने की हिम्मत। तो कैपिटल हमेशा उतना इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप कि टोटल जो आपकी पोटेंशियल है उसके 1/3 से ऊपर ना हो। बहुत बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना 50% कैपिटल इन्वेस्ट कर दें। ये सबसे ऐसी चीज़ है जो आपको हर किस्म के कारोबार के अंदर, चाहे आप वो प्लास्टिक का काम करें, चाहे गारमेंट्स का काम करें, चाहे जीन्स का काम करें, चाहे आप गाड़ियों का काम करें, हर किस्म के काम में नया काम करने के लिए ये मशवरा हमेशा जहन में रखिए कि मैंने कैपिटल जो है वो सारा का सारा पहले दिन इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर नंबर 4 का अख्तिताम करता हूँ और अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ जब चलेंगे तो उसके अंदर हम आपको दूसरे शोबों के मुतालिक बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम कवर करेंगे कि क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के ज़रिए ही काम करें। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये क़तन ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी कामयाबी की मिसालें मौजूद हैं इस वक्त मार्केट के अंदर जो बग़ैर दुकानों के काम कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सेल के लिए आपके पास जो एवेन्यूज़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा लुक्रेटिव भी बन जाते हैं बाज़ औक़ात
कि आप बहुत कम कैपिटल के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरत होती है एक प्रॉपर इमेज बिल्डिंग की थ्रू ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपका इमेज कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की जो आजकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो फोरम्स अवेलेबल हैं उसके अंदर आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और इस किस्म की नौइयत की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होती हैं कि एक अमेज़ॉन जैसा कारोबार भी किया जा सकता है जिस लेवल पे अमेज़ॉन ने किया। वो यकीनन आपके इल्म में होगा कि अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन सेल के बेसिस के ऊपर ही खड़ी होनी शुरू हुई कंपनी, और आज बड़े से बड़े रिटेलर्स को ऊपर उनसे ज़्यादा सेलें पहुंच चुकी हैं उनकी। अलीबाबा एक्सप्रेस भी है आपके सामने चाइना की, जिनकी एक दिन की ऑनलाइन सेल जो कर क्रिसमस के मौके पे वो सेल लगाते हैं तो वो $1 बिलियन क्रॉस कर देती है। और उन्हीं के शोबे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में आपको दराज पीके वगैरह जो है वो आपकी हेल्पफुल हैं, जिसके ज़रिए आप अपना माल ऑनलाइन सेल के अंदर आप बेच सकते हैं। इसके अंदर जितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वेबसाइट अच्छी होना और आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑन कंप्यूटर अच्छी होना और आपका इमेज बिल्डिंग के साथ साथ आपका जो सोशल मीडिया के जो दूसरे फोरम हैं जो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ बनते हैं, जो दूसरे लोग आपका जिक्र करते हैं जिस तरीके से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप चाहें तो होलसेल और रिटेल मार्केट के ज़रिए भी आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आसान है इस वक्त का काम करने का तरीका वो ऑनलाइन सेल का है। उसके अंदर आपको ऐसी प्रोफेशनल कंपनीज मिल जाएंगी जो फेसबुक के ज़रिए आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही होंगी, और ऐसी कंपनीज भी मिल जाएंगी जो आपकी लिमिटेड प्रोडक्शन को अपने वेयर हाउसेस पे रख के आपका माल दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगी। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिस पे उस पर दुनिया भर से लोग कांटेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में भी बिक सकती हैं आपके पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो इस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए अगर आपके पास सरमाए की कमी है तो, और सरमाया अगर है भी तो आप इस तरफ तवज्जो दे सकते हैं और आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन सेल की के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छी सेलें कर पाते हैं। जितने लेडीज़ ब्रांडेड वेयर्स हैं इसके अंदर बहुत अच्छी इनके सेल वॉल्यूम मिलता है जब इनका नया कलेक्शन लॉन्च होता है, समर का या विंटर का। इस तरीके से जब भी ये अनाउंस करते हैं ऑनलाइन सेल के ज़रिए ये आधा माल बेच चुके होते हैं। उसके लिए बहरहाल इमेज बिल्डिंग जो है वो कंप्यूटर पे वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और उसके लिए प्रोफेशनल कंपनीज आपको हेल्प आउट कर देंगी। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इस तरीके से डाटा क्लोज करके और आपकी प्रोडक्ट मार्केट करती हैं कि आप ये कहें कि यार डिफेंस में एक ऐसा लोग जो फेज़ 1 से फेज़ 4 में रहते हों और ये वाला पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हों, सिर्फ उन तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, ये भी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से जीन्स का भी बिल्कुल आप बड़े इत्मीनान के साथ आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह सेग्रीगेशन हो जाएगी कि जी वो 18 साल से लेके से 25 साल तक के लड़के जो हैं जो 2000 रुपये से ऊपर की जीन्स ख़रीद सकते हैं, उनको सिर्फ मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया की जो एक से एक के बाद एक नई फोरम डेवलप होता रहता है, उसके साथ अब्रेस्ट रहिए और मार्केट के अंदर आप इन रहिए इन चीज़ों के अंदर, और आप ख़ुद देखेंगे कि ये सोशल मीडिया की जितनी साइट्स हैं, जितनी वो हैं, ये आपके बिज़नेस को ऑनलाइन सेल को कितनी बढ़ाने में कितना अहम रोल अदा करती हैं।
अब इसके ऊपर मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप इसकी तरफ तवज्जो करेंगे कि मैं जीन्स बिज़नेस की तरफ जाऊँ। मैं इसके अंदर मैं आपको आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत रिज़्क़ हलाल कमाने की है और आपकी नीयत ये है कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमा के अपने ख़ानदान के, अपने मुतल्लिक़ीन की ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीली लानी है, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते रहेगा। और आपको हर जो भी कारोबार आप करना चाहें उसके अंदर आप अपनी नीयत ये रखिए कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल करने, तो आप यकीन मानिए आपका वो कारोबार यकीनन तरक्की करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लेक्चर सीरीज़ जो थी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग पे, वो तो इख्तिताम पज़ीर हुई और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी आपको कारोबार अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, अगर आप जीन्स के कारोबार में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहूँगा और आपको एक छोटा सा मशवरा भी देना चाहूँगा कि देखिए, कारोबार में यकीनन बड़ी बरकत है और कारोबार बड़े अच्छे तरीके से ज़्यादातर लोगों के मसाइल हल करते हैं। लेकिन जब आप अपना कारोबार करने की तरफ तवज्जो करते हैं, जब आप हिम्मत करते हैं कि मैं अपना कारोबार करूं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी के अलावा, फाइनेंस के अलावा, किस्मत के अलावा जो है ना, वो आपकी नीयत का दखल है। आपकी नीयत क्या है कारोबार करने की? अगर आपकी नीयत रिज़्क़ हलाल कमाने की है, अगर आपकी नीयत ये है कि मैं इस कारोबार के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल करूं, मेरे ख़ानदान के, मेरे बच्चों के, मेरे मुतल्लिक़ीन के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हल हों और अच्छे तरीके से हों रिज़्क़ हलाल से, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी नाकाम नहीं रहेंगे और आपके लिए अल्लाह ताला दरवाज़े खोलते रहेंगे। आप नीयत अच्छी रखिए कारोबार करने की, आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल कीजिए, सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट्स रखिए अपने साथ और पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए। आप देखिएगा खुद ब खुद आपके लिए दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। मैंने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा जिनकी नीयत सही थी, उनको कभी नुकसान नहीं हुए। ऐसे कारोबारी लोग मैंने देखे कि जिनके कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए, लेकिन वो अपने पास एक पर्चा लेके बैठे रहे कि मैंने किस के कितने रुपए देने हैं, क्योंकि उसकी नीयत थी देने की। और वो कारोबार इतने बड़े हो गए कि मैं आपको आज बता नहीं सकता। मैं मुनासिब नहीं है कि मैं नाम लूँ एक इदारे का। जब वो बैंकरप्ट हो गए तो मैं उनके पास गया, मेरे कुछ रुपए निकलते थे उनकी तरफ। कह रहे ये मंसूर, मेरे पास पर्चा लिखा हुआ है तुम्हारे, मैंने इतने रुपए देने, इस वक्त मेरी पोजीशन नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। 6 महीने 8 महीने लगे उनको, उन्होंने मेरी अदायगी की और आज वो 25,000 जीन्स पर डे एक्सपोर्ट करते हैं। 25,000 जीन्स पर डे, ये वॉल्यूम है। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ नीयत का फल है और कुछ भी नहीं। आप नीयत अच्छी रखिए और देखिए अल्लाह ताला किस तरह आपके लिए रास्ते खोलता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम लोग अंदाज़ा कर पाते हैं कि वो जिन हालात में हैं, जिस सिचुएशन में हैं और अल्लाह ताला की जिन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको हासिल करने में उनका अपना रोल क्या है। यकीन मानिए जो कुछ है और जो
जो कुछ है हमारे पास और जो नेमतें हैं हमारे पास, ये अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक है, अल्लाह ताला का एक डिसीजन है कि आप किस घर में पैदा हुए। उस घर में पैदा होने की वजह से अल्लाह ताला ने आपको वो माहौल अदा किया जिसकी वजह से आपने एक ज़िंदगी में कितना अच्छा मुकाम हासिल किया। और कुरान पाक की जो आयत है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, वो इतनी बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात की कि जितना आप शुक्र करेंगे उतना ज़्यादा मैं तुम्हें देता रहूँगा, जितना ज़्यादा शुक्र करोगे उतना और दूंगा मैं तुम्हें। और ये सारा का सारा जो है ये शुक्र का वो है। और इसका तो मामूली सा जो मज़दाक हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको जो कुछ हासिल है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करें। चाहे आपके पास ये दुनियावी दौलत है, चाहे आपके पास इल्म की दौलत है, चाहे आपके पास अपने तजुर्बे की दौलत है, ये जितना आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह ताला इसके अंदर और आपको बेहतर से बेहतर देता रहेगा। और आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपका ये आया हुआ दिन आपके गुज़रे हुए दिन से ख़राब है। हर स्टेज के ऊपर आपको ये लगेगा कि आपका ये आज का दिन मेरे गुज़रे हुए दिन से बेहतर है और मेरा इंशाअल्लाह आगे आने वाला दिन मेरे इस दिन से भी और बेहतर रहे। इसके लिए बहुत मामूली सा आपने एक काम करना है कि आप जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको आप शेयर कीजिए। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ किस तरीके से अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा होता है और हम दुनिया के कितने अच्छे अच्छे मुकामात के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी नेमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होते हैं और हम हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। यकीन मानिए कि हमारा इसमें इन नेमतों के हासिल होने में इनसे उसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं होता। ये अल्लाह ताला का महज लुत्फ़ करम होता है कि आप हमको वो ऐसे स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे हम इन चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और उसका हम कमा को शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये समझ रहे होते हैं कि हम अपने से दूसरे को ही कंपेयर कर रहे होते हैं कि दूसरा हमसे कितना बरतर है। हालांकि हम ये अंदाज़ा नहीं कर रहे होते कि वो किन किन तकलीफ़ों में गुज़र रहा है, किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, उसके ख़ानदान में, उसके घर में क्या तकलीफ़ें हैं। हम सिर्फ उसी को देख के हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, हम कमतर हालत में हैं, ये ज़्यादा बेहतर हालात में है। हमारा मुल्क तकरीबन 22 करोड़ अफराद पे है। यकीन मानिए 2,20,000 अफराद भी नहीं होंगे जो आपसे अच्छे रह रहे होंगे। और ये भी हम उन लोगों को गिन रहे हैं जिनके पास आपसे बड़ा घर या आपसे बड़ी गाड़ी है। आपको नहीं मालूम किसके बच्चे के साथ अल्लाह ताला ने कैंसर की शिकायत लगा दी है, किसके बहन के साथ क्या मामला हो चुका है, किसके माँ बाप किस अज़ियत में रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम होता। कौन शख्स जो है जो आपको अपनी बड़ी गाड़ी और बड़े घर में नज़र आ रहा है, वो बेचारा अपने पेट में कौन सी बीमारी लिए फिर रहा है, हमें नहीं मालूम। तो मेरा मशवरा यही है हर एक को कि आपको जो नेमत मैसर है उसको आप शेयर करना शुरू कीजिए और आज से शेयर करना शुरू कीजिए। और आजकल के ज़माने में ये शेयरिंग जो है वो तो बहुत आसान हो गई है। हर किसी की जेब में एक टूल मौजूद है जिसमें बड़ी आसानी से आप जो चीज़, अपना जो तजुर्बा, जो इल्म आप शेयर करना चाहते हैं, मादी चीज़ों के बाद, मादी चीज़ों से पहले, वो आप बड़ी आसानी से फेसबुक पे, यूट्यूब पे बना के आप लोड कर दीजिए। बेइंतहा लोगों तक, बेइंतहा पॉपुलेशन के बड़े हिस्से तक ये खुद ब खुद पहुँच जाएगा और आपको इसका अजर मिलता रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।